ये खबर हो सकती है कि भारत ने कल से पाकिस्तान की 5वीं पुश्त की जो जंग है उसके ऊपर ऊधम मचा रखा है और हम चुप करके बैठे हुए हैं। पाकिस्तान के अंदर ट्विटर का टॉप ट्रेंड जो है वो इस वक्त इंडियंस चला रहे हैं और वो मजाक उड़ा रहे हैं पाकिस्तान का, पाकिस्तान की दिफाई अफवाज का। और हमने भी अल्लाह बख्शे एक 5वीं पुश्त की पूरी कोर बनाई हुई है, लेकिन अभी तक वो ट्रेंड हम रिमूव नहीं करवा सके। 36 घंटे हो गए हमें, लेकिन इस पे बात हो सकती थी। तादाद के ऊपर मुझे शदीद इख्तलाफ है डॉक्टर हफीज शेख साहब के साथ ना जी। उसकी वजह ये उन्होंने कहा शायद 1 लाख गधे बढ़ गए हैं, मेरा ख्याल है इतना ही शायद, अगर मैं, लेकिन 1 लाख की उनकी फिगर गलत है जी। उसमें वजह यह है कि कुछ वफाकी हुकूमत के अंदर जो तादाद है उनमें बहुत ज़्यादा है। वो 60, 70, 150 के करीब वो लगा लें आप, तो 1 लाख 150 के करीब होंगे। वो फिगर उन्होंने गलत कोट की है, जिस तरह बाकी फिगर्स उन्होंने गलत बयानी से आज हमें बताया। गधे बहुत ज़्यादा तादाद में हैं, वो हैं। अच्छा, आज वज़ीर आज़म साहब ने जो तकरीर की है उसमें उन्होंने कहा है कि जी भारत का बेड़ा गर्क हो गया है लॉकडाउन करने की वजह से, हम तो लॉकडाउन ना करके ओपन करके बच गए हैं। आई मीन ये हमें बार बार भारत का क्यों सोचता है यार? उसकी ग्रोथ तो नेगेटिव में नहीं गई ना भारत की। तो रईस साहब, आप जितने आज इकोनॉमिक सर्वे में सुन रहा था, मुझे सिर्फ उसमें से इतनी बात समझ में आई है जो आपने मेरे से पूछ ली, मैंने बता दी। एक था जी कि घोड़ों की तादाद भी और खच्चरों की तादाद उतनी रही है। वो उतनी रही, खच्चर तो उतने ही है, खैर है, वो तो जाहिर है सारे इधर ही हैं, वो पंजाब के अंदर ही हैं सारे, वो बाहर गए नहीं कहीं भी। नहीं, वो पहाड़ी इलाकों में होते हैं यार। नहीं, वो इधर ही फौजी खिदमत सर अंजाम देते हैं, वो इधर ही हमारे पास ही है सारे। अब रही बात बाकी जी, भैंसें बढ़ गई हैं तो दूध की जो तादाद है, दूध सस्ता होना चाहिए था, वो दूध ज्यादा निकाले। अब आप इतनी खुशकिस्मत हुकूमत है हमारी ये रईस साहब के, जिस चीज पे हाथ डालती हैं वो हुकूमत जिस पे डालती है आप उसका बेड़ा गर्क कर देते हैं। ठीक। अब उन्होंने जिस चीज पे डालना था, इंडिया की मिसाल देते हैं, इंडिया की ग्रोथ रेट देख लें, हमारी देख लें। इसमें इकोनॉमिक सर्वे में मुझे सिर्फ ये बात नहीं समझ आती कि इसमें आम आदमी को तो कुछ समझ में नहीं आता कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या चीज होती है, जीडीपी क्या है, उससे आम आदमी का क्या है। पूरी दुनिया में पेट्रोल सस्ता हो रहा है, हमारे मिल ही नहीं रहा सस्ता होने के बाद। पूरी दुनिया में चीजें जो खाने पीने की थी वो कम हो रही, हमारे मुल्क में मुसलसल बढ़ती जा रही हैं। इसी तरह आप ये देख लें कि हमने जो जीडीपी है या जो भी आप उसको नाम दे दें, उससे आम आदमी का क्या फायदा होता है इस इकोनॉमिक सर्वे का, मुझे सिर्फ हफीज शेख साहब वो बता दें। कोई फायदा नहीं हुआ, सिर्फ फिगर्स ऊपर नीचे करके कि जी हम माइनस में चले गए। 9 माह इनके पास थे। कोरोना पहला केस रिपोर्ट हुआ पाकिस्तान में मार्च 12 को, 9 माह इनके पास पिछले थे। ये उस 9 माह की रिपोर्ट दे दें, इस 3 माह को माइनस कर दें, इस 3 माह को माइनस कर दें। प्रोग्राम सेगमेंट काफी बड़ा हो गया, ठीक है। अरसलान भट्टी साहब कहते हैं कि जब आप डूबने लगे तो जिस्म ढीला छोड़ दें। वाव रोला उन्होंने कहा ना, उसमें फंस गए, वाव रोले में फंस गए हैं, तो अगर इसके खिलाफ लड़ेंगे तो फिर आप मारे जाएंगे। मतलब छोड़ दें, उसके ऊपर जाने दें, वो देखिए वो कहां पे लेके जाता है। हम तो लड़ने निकले हुए हैं ना जी उसके खिलाफ। साहब देखें, वो तो हमने तो खैर 22 माह से ढीला ही छोड़ा हुआ अपने आप को भी, हर जगह से जो मर्जी कोई कर ले, हमें तो पता ही नहीं है कि हमारे साथ हो क्या रही है। क्योंकि जिस चीज़ का नाम, इतनी खुशकिस्मत हुकूमत है, जिस चीज़ का नाम लेती है वो उसके बाद वो नापैद हो जाती है। एक वो इंजेक्शन का नाम लिया 2 दिन पहले, वो डॉक्टर साहबा ने, हमारी जो वज़ीर वाला जी नूरों वाला नहीं जी, ये दूसरा इंजेक्शन था। ये हुरों के ऑपोजिट था कि उससे कुछ सुना कि जी वो शायद जो है ना, उससे आपका कोरोना में बेहतरी आ जाती है, कुव्वत मुदाफ़ियत उससे थोड़ी सी बेहतर हो जाती है। वो इंजेक्शन जो था जी 8,000 रुपए का इंजेक्शन था। बढ़ते बढ़ते आज एक दोस्त ने मुझे बताया जी कि उन्होंने एक ऐसी जगह से लिया जहाँ पे उन्हें 5,20,000 रुपए का मिला है वो इंजेक्शन, जो 8,000 रुपए का इंजेक्शन था। अब वो मजबूरी थी उनकी, उन्होंने ले लिया। उन्होंने पता नहीं क्या बेचा या नहीं बेचा, मुझे नहीं पता। उन्होंने मुझे रसीद भी दिखाई, मैंने कहा शायद ये झूठ बोल रहे होंगे या एग्जेजरेट कर रहे होंगे। वो 5,20,000 की रसीद मुझे ला के उन्होंने व्हाट्सएप कर दी। उन्होंने कहा जी ये देख लें, आपको शायद यकीन आ जाए। अब मसला ये है कि आप इम्पैक्ट की बात कर रहे थे, सोशल इम्पैक्ट की या बाकी चीज़ों की, तो हम तो बैल की तरह हैं या गधे समझ लें हमें, चलें 1 लाख के बजाय हमें आप 22 करोड़ समझ लें। बात यह है कि इम्पैक्ट ऑलरेडी आ गया हुआ है, हर चीज़ का इम्पैक्ट आ चुका है हमारे ऊपर। आपकी कौन सी चीज़ है जो बाजार में आपको मुनासिब या अर्जा कीमत, एक लिखा होता है अर्जा लफ्ज़ है उर्दू का, लिखा होता है, या आपकी एक सरकारी रेट लिस्ट होती है, आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। आज भी आप देख लें कि प्राइम मिनिस्टर साहब का खिताब की कितनी अजीब सी मायूब सी बात है कि जी अपोजिशन ये चाहती है। भाई अपोजिशन वालों को सारों को पकड़कर एक ही मरतबा उनको क्वारंटाइन कर दो किसी बहरी जहाज में, वहां पे हमें कोई उनसे लगाव नहीं है। मुझे लगाव ये है कि मुझे चीनी, आटा, तेल, घी, दालें सस्ती मिलनी चाहिए। मुझे इकोनॉमिक सर्वे से भी कोई लगाव नहीं है, मुझे उससे क्या लगे, मेरा तो उसमें कोई फायदा नहीं हुआ।
फायदा किसका हुआ जी? ग्रोथ रेट इतनी हो गई जी, उसमें भैंसें इतनी बढ़ गई हैं, उसमें घर ये हो गए हैं, हमने कर्जा नहीं लिया स्टेट बैंक से। तो भाई आपने अगर कर्जा नहीं लिया तो मेरे वालिद साहब की कब्र पे एहसान नहीं किया। आपके पास प्रोजेक्ट ही कोई नहीं, आपने कर्जा किस चीज पे लेना है मुझे बताइए। आपने तो जो पहले प्रोजेक्ट थे वो भी बंद कर दिया। सीपैक का हाल आपके सामने है। आपने इम्पैक्ट पार्ट टाइम बंदा रखा हुआ है हमने सीपैक की सरबराही। मैं नहीं कहता जी पार्ट टाइम या फुल टाइम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बंदे एक के छोड़ 4 रख लें और खुदारा उसको चला तो लें, उसको चलेगा। एक चीज ऑरेंज लाइन ट्रेन हमारे सामने है, वो चलेगी, मैं पैसे उस पर सफर करूंगा तो मैं पैसे दे के ही करूंगा ना जी। मैंने मुफ्त तो नहीं उस पर चढ़ जाना, या मुझे किसी ने बैठने देना। डेट सर्विसिंग तो अब भी कर रहे हैं ना आप, डेट सर्विसिंग तो अब भी कर रहे हैं, तो उसके चलने से कुछ आएगा साहब। पूरी दुनिया में ट्रांसपोर्ट के ऊपर डेट सर्विसिंग होती है, ये गवर्नमेंट का काम होता है, रियासत की जिम्मेदारी है सर्विसेज प्रोवाइड करना। आखिरी बात उसमें सिर्फ ये है कि हम हर काम कर लेते हैं और वो गलत हो जाता है, उसके बाद हम उस पर इंक्वायरी कमीशन बिठा नहीं, हम उसको अपोजिशन पे डाल देते हैं। अब्दुल्ला मलिक साहब आखिरी 2 मिनट। देखिए, जो सोशल इम्पैक्ट है वो तो होगा। जो इकोनॉमी आईसीयू में ऑक्सीजन में पड़ी हो, जब आप ऑक्सीजन उठाएंगे तो वेंटिलेटर में पड़ी हो, जब आप उसको हटाएंगे तो उसके असरात तो आएंगे। जैसे हुकूमत खुद कह रही है कि जो लोग खत्ते गुरबत से 24% रहते थे अब 29% हो गए हैं। करोड़ों की तादाद में आप चले जाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। सारे का सारा जो रिपल्शन है वो आना तो है ना, और इसी वहाँ पे आना है। और ये इकॉनमी तो की सूरत हाल तो बहुत बुरी है। देखिए, हम तो डे फर्स्ट से कह रहे हैं, जब हुकूमत ने अपने पहले 100 दिनों की रिपोर्ट दी थी तो उस वक्त से हम कह रहे हैं कि हुकूमत की कोई सिमत है ही नहीं। अगर कोई हुकूमत की सिमत होती आज कहीं ना कहीं आप हुकूमत की इकॉनमी खड़ी हुई नज़र आती। ये जो इंडिकेटर बताते हैं, ये तो ये बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में इतना खौफनाक किस्म का इकॉनमी का रिसेशन आएगा और इकॉनमी इतनी डिप्रेशन में चली जाएगी तो उसका निकलना मुश्किल हो जाएगा। हमें तो ये खौफ नजर आ गया कहीं इन हालात में हमारा मुल्क नहीं टूट जाए। जी, बहुत ज्यादा इकॉनमी डिप्रेशन है। आखिरी 30 सेकंड मुमताज भट्टी साहब। अगर रिजवान साहब इन हालात में चाहिए तो ये था कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आज जो है वो जो लोग बीमार हैं, चाहे वो उनके इत्तेहादी हैं चाहे अपोजिशन के हैं, उनको एक एक कॉल करते और उनके साथ जो है वो हमदर्दी और उनकी सेहतयाबी की दुआ करते। बजाय इसके उन्होंने सारा मलबा डाला। दूसरी तरफ चीफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने आज शेख रशीद अहमद को फ़ोन किया है, वो उनकी तमारदारी की है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को फ़ोन किया है, उनकी तमारदारी की है। तो हमें अच्छी रिवायात की तरफ जाना चाहिए, ना कि बैठ के इल्ज़ाम तराशी दुश्नाम तराजी जो है वो करते रहें। तो और इसको कंसेंसस में ट्रांसलेट करें ताकि ये जो चैलेंज है ये किसी एक पार्टी के निपटने का है नहीं। मैं आपको बताऊं, अगर आप कहें कि जी इसको हटाएं, उसको इक़्तिदार दे दें, उसको हटाएं, उसको, ये नहीं हो सकेगा। और ये सिर्फ एक सूरत में हो सकेगा, अगर आप एक जान होके इस चैलेंज का मुकाबला करेंगे, वरना आने वाले दिन जो है जो नाजी साहब ने बात की, अनीक नाजी साहब, अब्दुल्ला मलिक साहब, मुमताज भट्टी साहब और जनाब